बहरहाल बात करते हैं पानीपत पर। पानीपत आज तक क्यों इतना अहम है फॉर द मराठास। यानी महाराष्ट्र में मराठे तो रहे नहीं, वैसे वो वाले मराठे तो अब रहे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें बहुत कही जाती है और भारत में आजकल बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो भी दिया जाता है। लेकिन पानीपत इज स्टिल ए रिमार्केबल मोमेंट इन इंडियाज़ हिस्ट्री। क्यों है? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को सवाल पूछा था, खाड़ा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। पंजाब में ये कहावत है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इतना लूट मार किया कि लोग त्रस्त होकर के वो बोले उस टाइम पे कि जो खा रहे हो, पी रहे हो या फिर पहन रहे हो वही तुम्हारा है, बाकी अहमद शाह अब्दाली आएंगे और लूट के चले जाएंगे। तो लूट मार में अहमद शाह अब्दाली ने काफ़ी नाम कमाया, आज तक याद किया जाता है। हालांकि नादिर शाही जल्लादी कुछ अलग ही लेवल की थी, लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली क्योंकि शागिर्द थे, कमानदार थे, और नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली उनके एम्पायर के एक बड़े खत्ते में आकर के काबिज हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर नादिर शाह उनके मालिक, उनके सरपरस्त अगर हिंदुस्तान पर अपना मालिकाना हक समझ रहे थे तो फिर अब्दाली भी करेंगे वो। लेकिन अब्दाली जब आते हैं उसमें चीज़ें कुछ बदल जाती हैं। एक तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था सिरहिंद में किस तरह से एक लड़ाई होती है। मुगलिया दौर का आखिरी, शायद आखिरी बार अहमद शाह अब्दाली को मुगलों ने हराया था। उसके बाद लेकिन फिर लगातार हारते चले गए और जो भी आया उनके सामने वो हारता ही चला गया। तो अहमद शाह अब्दाली के इनकर्जन्स होते हैं और अहमद शाह अब्दाली जब जा रहे थे 1757-58 में, तब मराठा लश्कर पंजाब में दाखिल होता है, या आज का जो आ, पाकिस्तान बनता है वहाँ पे वो लोग दाखिल होते हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। और अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को हरा देते हैं मराठे। रघुनाथ राव मराठा कमांडार, पेशवा के भाई, वो उनकी कमान में मराठा लश्कर उत्तर भारत पहुंचता है। और बाकी जो कमानदार थे, मराठा दरअसल एक कॉन्फेडरेसी था, उनमें अलग अलग सरदार थे। ये सरदारों ने अपने अपने इलाके बना लिए, उनके पावर सेंटर्स नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बनाए। तो सिंधिया ग्वालियर में और उज्जैन में, होलकर एक कमांडर थे उनके, वो इंदौर में, नागपुर में भोंसले और बड़ौदा में गायकवाड़, ये इनके पावर सेंटर्स बने। और पेशवा खुद पुणे में। तो रघुनाथ राव जाते हैं और वो जो बाद में वो कहने लगे अटक से कटक तक इनका एम्पायर होगा, वो अटक या अटक में जाके वो रघुनाथ राव के टाइम पे जाकर के वो फैलते हैं। लेकिन अब्दाली वापस आए। इस बार जब वापस आए, काफ़ी ताकत के साथ वापस आए। आ करके उन्होंने अपना पूरा कहर बर्पा किया और जो भी मराठा लश्कर, छापामार लड़ाई में वो माहिर थे मराठे, लेकिन अब्दाली से भिड़ नहीं पा रहे थे। और लगातार एक के बाद एक ऐसे बरारी घाट दिल्ली में सिंधिया कमांडार दत्ताजी सिंधिया लड़ते हैं और नजीब खान रोहिला उनके लश्कर से शिकस्त खाते हैं। उसके बाद उनकी जान भी ले ली जाती है। बहुत बड़ी हिस्ट्री में, इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता, टाइम भी नहीं इजाज़त देता है, और आप लोग बोर भी ना हो जाएं, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बोलूँ। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जब आते हैं, फिर मुगलिया सल्तनत कमज़ोर है, उनके इलाकों को ही लूटा जा रहा है। तो उनको रोकने के लिए मराठे अपना लश्कर तैयार करते हैं और भेजते हैं, क्योंकि उनका भी देखिए, आजकल भारत में बोला जाता है कि वो देश की रक्षा करने के लिए कर रहे थे। ऐसा नहीं है, अपना एम्पायर था उनका, उनका वर्चस्व उनको फैलाना था। उनको लगा कि ये अब्दाली आ रहा है तो उनको चैलेंज किया जा रहा है, तो फिर उनको फिर नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल चाहिए था, तो फिर गए भिड़ने के लिए। वो लॉजिकल है वो वैसे। तो गए भिड़ने, लश्कर बड़ा भेजा। ये लश्कर
कुछ अलग किस्म का लश्कर था मराठा लश्कर। इसमें कुछ 45,000 की फौज उन्होंने इकट्ठा किए। कुछ तो पुणे से आए और बाकी जो सरदार थे, सिंधिया थे, होलकर थे, इन लोगों ने अपने अपने कंटिंजेंट्स भेजे। तो ये अलग अलग किस्म से लड़ाई करते थे। होलकर सिंधिया का जो लश्कर था काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मराठा पैटर्न होता था कि वो छापामार लड़ाई ज़्यादा करेंगे, लाइट कैवलरी के साथ जाएंगे और वापस आ जाएंगे, धावा करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से वो लोग अपना लड़ रहे थे। लेकिन जो पुणे से लश्कर चला था, ये एक अलग किस्म का लश्कर था, क्योंकि ये यूरोपियन पैटर्न में इसको तैयार किया गया था। इसके जो कमांडर थे सदाशिवराव भाव, सदाशिवराव भाव पेशवा के चचाजाद भाई थे और उन्होंने अपना लोहा मनवाया था दक्कन में। निज़ाम हैदराबाद के लश्कर को उन्होंने शिकस्त दी थी उदगिर की लड़ाई में, और उसमें जो पहली बार इस्तेमाल किया गया, वैसे यूरोपीय फौजें, अंग्रेज़ हो चाहे फ्रांसीसी, वो तो अपनी लड़ाइयाँ जो हैं भारत में जो लड़ रहे थे वो बिल्कुल अलग किस्म की लड़ाइयाँ होती थी। ड्रिल्ड इन्फेंट्री होता था, अगर आप कभी टीवी पे देखे हैं, अगर नहीं भी देखें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। लाइन इन्फेंट्री मार्च होता था अच्छे से, जो है हथियार वगैरह करके, उस हिसाब से हथियार भी इनके अलग होते थे। जो मैच लॉक मस्केट्स होते थे उसकी जगह फ्लिंट लॉक मस्केट्स, उसके बाद व्हील लॉक आया, उससे व्हील लॉक और फ्लिंट लॉक दोनों इकट्ठे ही ऑलमोस्ट आए, और ये वो यूरोपियन लश्कर वो अपना इस्तेमाल करते थे। फिर यूरोपियंस ने हिंदुस्तानियों को तैयार करना शुरू कर दिया। इसी टाइम पे आप देखिए 1748 डेट माना जाता है जब मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के वो पहले हिंदुस्तानी दस्ते वो तैयार करते हैं, और वहीं से इंडियन आर्मी आज की जो है उसकी शुरुआत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की उस फौज से। और इसी टाइम पे 1748 ही ये टाइम है जब मराठों को दिखने लगता है कि ये एक नया जो है लड़ाई का पैटर्न है और हमें इसको अपनाना होगा। अगर हमें टिकना है तो हमें इस तरह से फ्रांसीसियों की तरह, अंग्रेज़ों की तरह हमें लड़ना आना चाहिए। तो वो अंग्रेज़ तो सिखा नहीं रहे थे, ना अपने हथियार दे रहे थे हिंदुस्तानियों को, फ्रांसीसी दे रहे थे। तो फ्रांसीसियों से उन्होंने अपना हथियार खरीदना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों के जैसे तोपखाना उनका, भारत के फौजों में गोला जो वो होता था उनका आर्टिलरी डिपार्टमेंट, वो तो उसमें अनइवन होता था, बहुत यूनिफॉर्म नहीं होता था। अलग अलग किस्म के जो है वो गन्स जो हैं वो, या तोप जो हैं वो बनाते थे और अलग अलग गोलों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी उनमें। जब अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों को उन्होंने देखा, फिर उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस चल गया जब बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, और उन्हीं के चचाजाद भाई सदाशिवराव भाव उनको दिख जाता है, क्योंकि इससे पहले हैदराबाद में फ्रांसीसी बहुत मशहूर जनरल था देबूसी। देबूसी ने अपना पूरा नाम कमाया, और उस पूरे दक्कन में देबूसी का नाम कुछ इस तरह चला कि उसके शागिर्द बनने के लिए अलग अलग लोग निकले। देबूसी के शागिर्दों में एक नाम था इब्राहिम खान गार्दी का। गार्दी यानी फ्रेंच लैंग्वेज में जो गार्ड है अंग्रेज़ इंग्लिश में, वो गार्दे हो जाता है, और गार्दे से जो है वो गार्दी हो गया। तो ये गार्ड्स थे सारे। गार्ड्स मतलब महल के महल के गार्ड्स नहीं, गार्ड बटालियंस जो होते हैं। तो डेबूसी का गार्ड बटालियन था जिसमें ये लोग सीखे थे उनसे, हैदराबाद के निज़ाम के लिए काम कर रहे थे। लेकिन फिर मराठों ने उनको बुला लिया, इब्राहिम खान को, तो आप आइए और हमारा लश्कर संभालिए और हमारे तोपखाने को जो है मजबूत कीजिए, बेहतर कीजिए। तो गए गार्दी, अपने साथ अपने तिलंगी लश्कर को भी लेकर गए। तिलंगी मतलब तेलंगाना से, यानी तेलुगु स्पीकिंग। ये गए और मराठा लश्कर को उन्होंने कुछ नए हुलिये में उन्होंने रंग दिया।
अब मराठा लश्कर जो पुणे से चला 1759 में अब्दाली को घेरने के लिए, उससे लोहा लेने के लिए, वो लश्कर यूरोपियन पैटर्न पे ट्रेन था। यानी कम से कम उसकी इन्फेंट्री जो 9,000 सिपाही वहाँ से चले, तिलंगी, ज़्यादातर मुसलमान तिलंगी सिपाही, इब्राहिम गारदी का जो कंटिंजेंट था वो गए वहाँ और मराठे गए। 45,000 का लश्कर। खैर बहुत अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आज के हिस्टोरियंस मानते हैं कि अराउंड 45,000 एक्टिव कॉम्बैट स्ट्रेंथ मराठा फौज का था। लेकिन उनका कैंप बहुत बड़ा था। मराठे भी उसी तरह से मार्च करते थे जैसे मुगल करते थे, पूरा शहर उठ के चला जाता था। तो औरतें, बच्चे और बहुत सारे कुछ लोग वो सारे चले गए वहाँ पर। बहुत लंबा सफ़र था, दक्कन से निकले उत्तर भारत की सर्दियों में, बहुत मुश्किलें आईं उनको। लेकिन फिर अहमद शाह अब्दाली से भिड़ना था। जब उत्तर भारत में आए तो सिंधिया और होलकर से मिले और होलकर और सिंधिया ने बताया, देखिए अब्दाली से लड़ना आसान तो नहीं है, हम सारे लड़के हार चुके हैं। होलकर भी हारे थे अब्दाली से अलग अलग एनकाउंटर्स में, सिंधिया तो हारे ही थे। उनका जो कमांडर, मतलब उनके जो दत्ताजी सिंधिया थे, जो उनके हाउस ऑफ सिंधिया में वो लीडर थे, वो तो मारे गए। अब्दाली के साथ मिलकर नजीब खान रोहिला पठान और शुजाउद्दौला जो लखनऊ के या अवध के नवाब थे, ये लोग मिले। और भी लोग मिले, छोटे बड़े बहुत सारे लोग थे जो जाकर के अब्दाली के साथ मिले। कहते हैं अब्दाली वॉज अ ग्रेट अलायंस मेकर। बहुत लोगों का समर्थन मिला अब्दाली को, मराठों को नहीं मिला। और जो मिले उनके साथ लड़ाई लड़ ली। भाव जो थे वो थोड़े से एरोगेंट टाइप के थे, लोगों से गर्मी से पेश आते थे, तो इसीलिए अपनी बात मनवा नहीं सकते थे। अलायंस होता है सूरजमल जाट के साथ, भरतपुर के राजा। सूरजमल के साथ मिलकर के फौज मजबूत होती है, लेकिन सूरजमल की बात को अनसुनी करके दिल्ली पे कब्जा करते तो हैं। दिल्ली को बेस बनना था, क्योंकि वहाँ पे जो अफगान थे उनको बाहर निकाला। लेकिन दिल्ली में कब्जा करने के बाद सदाशिवराव भाव ने कहा कि जो तख्त है, तख्त के ऊपर जो छतरी है, उसको हटा के, उसको गला के पैसा निकाला जाए, और छत पर जो लगा है सोना चांदी दीवाने खास में, उसको निकाला जाए, उतारा जाए। सूरजमल मना करते हैं। हालांकि लूटपाट वो करना चाह रहे थे दिल्ली में, लेकिन उन्होंने बोला कि लूटपाट करना और मुगलिया तख्त को इस तरह से उसकी बेहुरमती करना ये गलत है, क्योंकि ये तख्त हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। इससे हमारे सर से वो हट जाएगा कवर, अगर आपने ये छतरी उतार दी तो ये बहुत बड़ा जो है ये ट्रेजेडी हो जाएगा। इस तरह से वो कहते हैं। भाव बात नहीं सुनते हैं, वो कर देते हैं। उसके बाद फिर उनकी सूरजमल के साथ फूट भी पड़ जाती है। सूरजमल भाग जाते हैं, उनको लगा कि भाव मुझे गिरफ्तार करेंगे, रातों रात दिल्ली से फरार हो जाते हैं। वो अलायंस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मराठा लश्कर फिर आगे बढ़ता है। कुंजपुरा हरियाणा में है, वैसे छोटा सा ही है अभी। वो जब आप सुनते हैं बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी तो वो शायद भैंस का तबेला बन गया है। कुंजपुरा का जो किला किसी ज़माने में हुआ करता था, मराठे उस पर जाकर के कब्जा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, जमुना जी चढ़ी हुई थी, इसीलिए अब्दाली का लश्कर नदी के उस पार, मराठा लश्कर इस पार। अब मराठे आए तो उनको लगा कि अब पानीपत, दिल्ली आ गए हैं तो कुरुक्षेत्र में जाकर के तीर्थ कराएंगे। कुरुक्षेत्र में जाकर के नहाना बहुत पावन माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है। मैं बहुत लंबी हिस्ट्री को छोटा कर रहा हूँ। तो मराठा लश्कर चल पड़ा, दिल्ली से कूच कर गया, कुंजपुरा से आगे बढ़ा और कुरुक्षेत्र के राह पर वो चला गया। इसी बीच अहमद शाह अब्दाली के लश्कर ने जमुना पार कर लिया और पहुंच गए पीछे बिल्कुल मराठा लश्कर के।
अब मराठे वापस लौट नहीं सकते दिल्ली, आगे भी बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, भरतपुर से कुछ नहीं हो पा रहा है। कहते हैं सिखों से भी कोशिश की थी कुछ, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का रास्ता भी रोक दिया, वो भी आगे जा नहीं सकता अफगानिस्तान, क्योंकि बीच में मराठे खड़े हुए हैं। तो इसी तरह से 1 महीने से भी लंबे टाइम तक दोनों लश्कर आमने सामने खेमा बना करके बैठ गए। अच्छे से घेराबंदी की गई थी, बीच में स्कर्मिशेस जिसको कहते हैं, झड़पें, वो भी हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। लेकिन जो अकाउंट्स आप पढ़ेंगे उससे ये ज़रूर लगता है कि जो मराठे जिस तरह से पहले लड़ते थे वो असरदार नहीं साबित हो रहा था। मराठा कमांडर जो थे, मल्हारराव होलकर, जांकोजी सिंधिया, ये सारे लोग भाव के साथ डिसएग्री कर रहे थे। वो भाव बता रहे थे कि देखिए इस तरह से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा जो है इब्राहिम खान गारदी बताएंगे कैसे लड़ना है। और इन कमांडरों को लगा कि भाई ये भाव तो वैसे ही कम उम्र का है, ये कल का लड़का आके हमें सिखाएगा। दूसरा गारदी, इसको तो हम जानते नहीं हैं, ये पैदल लड़ेगा, हम तो घोड़े पे लड़ेंगे, ये बताएगा हमें कैसे लड़ना है। एक ऐसे मीटिंग में धक्का मुक्की हो जाती है और इब्राहिम गारदी और मल्हारराव होलकर जो है एक दूसरे को जो है वो कुश्ती लड़ने की नौबत आ जाती है, यानी मुक्का मार रहे होते हैं एक दूसरे को, बड़ी मुश्किल से उनको रोका जाता है। तो यहाँ तक डिसएग्रीमेंट था मराठा खेमे में। बटे हुए थे लोग और डर भी रहे थे, क्योंकि होलकर और सिंधिया की फौजों ने अब्दाली के साथ वो लड़ लिए अपने छापामार तरीके से, गनीमी कावा बोलते थे वो, लेकिन अब्दाली से लड़ नहीं पा रहे थे। भाव कॉन्फिडेंट थे, लेकिन भाव को पता था कि मेरा जो तोपखाना है, बहुत बड़े तोप लेकर के आए थे, 200 के आसपास उनके पास तोपें थी। अब्दाली के पास उतना नहीं था, 40-50 गन्स थे, उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब्दाली के पास शतुरनाल थे, या जम्बर्ग जो बोलते हैं, यानी कैमल माउंटेड सिविल गन, जो एक दूसरे को जो है ऊंट की पीठ पे लाद के आप मैदान जंग में लेके जाते हैं, फायर करेंगे, अपना लोकेशन बदलेंगे, फायर करेंगे, लोकेशन बदलेंगे। इस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी। आखिर में हुआ ये कि जब लड़ाई एक्चुअल में लड़ी गई 14 जनवरी 1761 को, तब क्यों लड़े? क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन हो गया था, खाना ख़त्म, आखिरी जो बचा हुआ था खाना, उस दिन सुबह 8 बजे उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लड़ने के लिए आ गए। इस बीच नेगोशिएशंस भी हुए, अब्दाली ने शायद सुलह करने का मन भी बना लिया था, लेकिन फिर आखिरकार बात बनी नहीं। अब लड़ाई लड़ी गई 14 जनवरी 1761 को, बहुत खूब लड़े मराठे। दोपहर 12-1 बजे तक तो पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा, लग रहा था शायद मराठा जो है जीत जाएंगे, क्योंकि बाएं बाजू में लश्कर के इब्राहिम खान गारदी, उनके सालार और उनका तोपखाना और उनका तिलंगी लश्कर, वो अब्दाली के दाएं बाजू को तोड़ देता है, यानी राइट फ्लैंक जो है कंप्लीटली ख़त्म। और फिर उससे जो है मराठों का प्लान था, ये लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक जो है उससे फिर पूरा मराठा लश्कर निकल जाएगा दिल्ली की तरफ, ये प्लान था। लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि इब्राहिम गारदी ने अपना काम कर दिया, लेकिन बाकी मराठा कमांडर उस हिसाब से लड़ नहीं पाए। सिंधिया के सामने नजीब खान रोहिला, नजीब उद्दौला ने सिंधिया को बहुत परेशान किया, वो सिंधिया की फौज आगे बढ़ नहीं पाई। भाव खुद बीच में सेंटर में फंसे रहे, और एकदम राइट हैंड में दाएं बाजू पे मल्हारराव होलकर लड़े ही नहीं, अपने लश्कर के साथ खड़े रहे। जब सिंधिया को मदद की जरूरत थी, मल्हारराव गए नहीं। उनको लग रहा था कि मैं देखूं थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं निकलूं। क्या होता है, ये भी आपको एक चीज सिखाता है कि ये जो बहुत देशभक्ति और ये सब जो आज हम लोग कहानियां गढ़ते हैं ना, वो उस दौर में ऐसा नहीं होता था।
हर कमांडर अपनी अपनी फौज को बचा के चलने की कोशिश करता था। लड़ाई तब लड़ेंगे जब कोई दूसरा रास्ता बाकी ना हो। तो मल्हार राव होलकर बाद में, मल्हार राव होलकर, तो होलकर साहिबांची कैफियत करके एक लिखा गया बाद में कि होलकर को फिर वहां पे बोला गया कि सदाशिव राव भाव ने दरअसल बोला था कि अगर हम मराठे हारते हैं तो औरतों और बच्चों को हिफाजत से आप निकाल के लेके जाएंगे, इसीलिए आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप सेफ रहेंगे। ये बाद में गढ़ी गई है शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या एक्चुअल में क्या बात हुई होगी। ये चलिए कहानी है, वो है कैफियत उसमें लिखा हुआ है। बहरहाल इसमें एक और दिलचस्प बात है। नजीब खान रोहिला मराठों से सख्त नफरत करते थे क्योंकि वो अल्टीमेटली पावर गेम था, नॉर्थ में उनका कंट्रोल है। नजीबुद्दौला मीर बख्शी थे मुगलिया सल्तनत के पे मास्टर, तो बहुत अहम वजीर भी थे। और नजीबुद्दौला एक बार भेड़े थे 1757 में, जिस साल प्लासी की जंग लड़ी गई थी। उसी साल नजीबुद्दौला और मराठा लश्कर के बीच में एक झड़प हुई। रघुनाथ राव तब उत्तर भारत में थे, जा करके ख़त्म करना चाह रहे थे कि मैं इसको सज़ा दूंगा। तब मल्हार राव होलकर नॉर्थ के कमांडर, उन्होंने, क्योंकि थोड़े बुजुर्ग भी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, नजीब को नहीं मारो, नजीब के साथ कुछ ना करो। तो उन्होंने कुछ सुलह करवाया, बीच में कुछ डील करवाया। इससे गदगद होकर, इसके भी 2-3 वर्जन मिलते हैं, इससे गदगद होकर के नजीबुद्दौला ने मल्हार राव होलकर को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया कि आप मेरे पिता जैसे हैं। दूसरे वर्जन में कहा गया है कि मल्हार राव होलकर ने, क्योंकि उनका अपना बेटा खांडे राव सूरजमल जाट के साथ लड़ते हुए वो मारा गया था। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, बता ही देता हूं 2 मिनट लेकर के। जब मराठा लश्कर चौथ की वसूली करने के लिए भरतपुर पहुंचते हैं, सूरजमल जाट लड़ाई लड़ते हैं कि भाई हम इतना दे नहीं सकते आपको टैक्स। फिर लड़ाई लड़ जाते हैं ये लोग, खेमा बना लेते हैं, घेराबंदी करते हैं। उसके बाद गोलाबारी होती है उस तरफ से। उस गोलाबारी में मल्हार राव होलकर के एक लौते बेटे खांडे राव, जिनकी बीवी थी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर बहुत फेमस है, अहमदनगर शहर का नाम बदल के अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। बहरहाल तो अहिल्याबाई होलकर के पति खांडे राव के सर पर तोप का गोला लगता है और वही ढेर हो जाते हैं। तब मल्हार राव होलकर अहद करते हैं कि मैं अब सूरजमल का सर काटूंगा, मैं अब नहीं बख्शूंगा। अब सूरजमल डर जाते हैं। तो फिर अब मराठा खेमा, रघुनाथ राव है कमांडर, घेराबंदी हो रही है। तब ये क्या करेंगे, रघुनाथ राव बात मानेंगे नहीं। तो उन्होंने सिंधिया कमांडर, तब राणोजी सिंधिया थे, सिंधिया को अपनी पगड़ी भेजी। बोले कि मैं आपका भाई हूं, मैं अपनी पगड़ी भेज रहा हूं, आप मेरी जान बचाइए। अब पगड़ी भेज देना बड़ी बात हो जाती है। तो अब सिंधिया ने क्या किया, राणोजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भेज दी उनको। बोले कि आपने मुझे भाई कहा, मैं भी अब आपको भाई कहता हूं, मैं आपके हिफ्ज़ व अमान की गारंटी मैं देता हूं। अब सिंधिया ने क्या किया, बोले कि अब मैं नहीं लड़ूंगा भरतपुर के राजा के साथ, वो मेरा भाई हो गया। अपना खेमा तोड़ के वो निकल गए। अब निकल गए तो रघुनाथ राव को भी जाना पड़ा, क्योंकि बड़ा लश्कर आधा निकल गया। अब मल्हार राव होलकर को भी वापस जाना पड़ा। तो इसीलिए खांडे राव की मौत के बाद इन्होंने क्या किया, मल्हार राव होलकर ने नजीबुद्दौला को अपना बेटा कह दिया। और नजीबुद्दौला ने क्या किया, उस लड़ाई में नजीबुद्दौला के सबसे ज़्यादा सिपाही हलाक हुए, घिरा रहा, वो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जब मराठे हारने लगे तो औरतों बच्चों को, बाकी खेमे के लोगों को निकाल के मल्हार राव होलकर ले गए और नजीबुद्दौला के मोर्चे से निकाल के लेके गए। नजीबुद्दौला ने उन पे हमला नहीं किया, उनको जाने दिया। वो ये मेरे पिता हैं, इन्होंने मैंने इनको बाप माना है, इन्होंने मुझे बेटा माना है, तो इनके लोग जो है मेरे लोग हैं, जाने दो, इनका कुछ मत करो। तो भेज दिया। मराठे फिर बड़ी दिलेरी से लड़े, लेकिन पेशवा ने अपने बेटे विश्वास राव को भी भेजा हुआ था, बड़ा बेटा था। नॉमिनल कमांडर तो विश्वास राव था, लेकिन सरे नौबत या रियल कमांडर सदाशिव राव भाव थे।
अब दोपहर 1 बजे कहते हैं सर पे लगी गोली विश्वासराव को। गोली लगते ही वो ढेर हो गया। अब सदाशिवराव भाव ने क्या किया, वो बौखला गए अपने भतीजे की मौत से, बहुत प्यार करते थे। मुंह क्या दिखाएंगे अपने भाई को, भाभी को, वापस जाएंगे तो। वो भी डर रहा होगा शायद, लेकिन अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, ये तो कहा गया है। तो वो बौखला गए। विश्वासराव की लाश को अपने हाथी पे रखा, खुद हाथी से उतर गए, घोड़े पे सवार हो गए। और आपको मालूम है हाथी पर अपने सवार को, अपने कमानदार को ना देखते हुए क्या होता था भारत के लश्करों में, कि हमारा कमानदार मारा गया, शायद पैनिक हो जाता है। यही हुआ, कुछ इसी तरह से हुआ। हालांकि एक लौती वजह वो नहीं है। आखिरकार जब तिलंगी लश्कर बचाते बचाते खत्म हो गया एक के बाद, ये दे वे कट डाउन टू अ मैन, 9,000 सिपाहियों का पूरा लश्कर खत्म हो गया। वो उनके कमांडर इब्राहिम खान गार्दी जख्मी हालत में पकड़े गए और उसके बाद गार्दी को टॉर्चर किया गया अफगानों ने। आखिरकार उसको मार दिया गया। अफगान नहीं चाहते थे कि इसकी जान बचे। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न जो दिया जाता है वो ये कि मुसलमान होकर के मुसलमानों का इतना नुकसान किया तूने, तो इसीलिए इसको बख्शा तो नहीं जा सकता है। अब भाव लड़ते हुए शहीद हो गए। उधर सिंधियाओं में से जांकोजी सिंधिया जो लीडर थे एक्चुअल में, वो शहीद हो गए। वहाँ पर पकड़े गए, एक्चुअली कहते हैं पकड़े गए, उसके बाद फिर मार दिया गया कैप्टिविटी में। और मल्हारराव होलकर निकल गए सही सलामत। और बहुत सारे ऐसे मराठा कमांडर या तो भागे या फिर मारे गए। बहुत सारे उनके गए, बहुत लोग मरे, बहुत लोग। 45,000 का लश्कर तो था ही, इतर बितर हो गया। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे कैंप फॉलोअर्स थे, वो लोग भी मारे गए। आखिरकार लुटते पिटते बचाते हुए किसी तरह से लोग वापस पहुंचे अपने अपने घरों में। महाजी सिंधिया भी थे, लहूलुहान हो गए। अपना जो है दाहिना पैर उनका बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके बाद ताउम्र लंगड़ाते हुए चले महाजी सिंधिया। लेकिन बाद में सिंधिया ख़ानदान के वो लीडर बने और बहुत अहम उन्होंने काम किया। लेकिन इसमें हारते हारते भी आखिरकार अहमद शाह अब्दाली जीतता है, क्योंकि बेहतर कमांडर था अहमद शाह अब्दाली, ये हर कोई मानता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली वापस जाता है। कहते हैं एक चिट्ठी भी लिख दिए पेशवा को कि बड़ी दिलेरी से लड़े आपके लोग। अब चिट्ठी वाकई में लिखा गया या बाद में कहीं गढ़ी कहानी है, वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सी बात हो सकती है शायद। लेकिन एक ट्रेजेडी के तौर पे ज़रूर था। मराठा कमज़ोर हो गए, ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उसके बाद अगले 20 सालों में उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया। क्योंकि कहते हैं कि जब वो भाग भी रहे थे, महाजी सिंधिया भी भागे और भी बहुत लोग भागे, होलकर तो भाग ही गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आखिरी चीज़ ज़रूर रह गई। वो थे गार्दी का जो वो सिपाहियों का वो दस्ता था। आखिर तक, शाम तक उनकी तोपें चलती रही, शाम तक वो गोलियां चलाते रहे। कितना इफेक्टिव हो सकता है यूरोपियन स्टाइल वॉरफेयर, ये मराठों ने सीख लिया, या उस दिन जो भी था पानीपत में उसने सीख लिया। शुजाउद्दौला भी नहीं लड़े, मराठों के अब्दाली के साथ थे, लेकिन उन्होंने भी एक गोली नहीं चलाई उनके लश्कर ने। वो भी खड़े रहे मैदान जंग में, कुछ नहीं किया। इधर मल्हारराव होलकर ने कुछ नहीं किया। ये दोनों अपने अपने वापस गए, अपने अपने जागीरों में, अपने अपने देश बोलते थे वो गए वापस, और अपनी अपनी बड़ी फौजें उन्होंने खड़ी करना शुरू कर दिया। यूरोपियन लाइंस पे फौजी तरबियत हुई, नए लश्कर बने। होलकर का लश्कर बहुत ज़बरदस्त लश्कर बना, सिंधिया का सबसे बढ़िया लश्कर बना, जिसको वो फौज हिंदुस्तान का नाम उन्होंने दिया महाजी सिंधिया ने। महाजी सिंधिया के बाद उनके बेटे दौलत राव सिंधिया बने। दौलत राव सिंधिया के दौर में ये लश्कर और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहा। लेकिन फिर अंग्रेज़ों से ये लोग भिड़े। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में शिकस्त होती है
और ये फ़ौजें जो हैं, फ़ौजें हिंदुस्तान, जिसके कमांडर फ्रांसीसी थे बहुत सारे, बेनोआ डिबोइन, पेरों, ये महान कमांडर्स मराठों के या सिंधिया की फ़ौज के, ये तो गए, लेकिन इनके जो तोपखाने के कमांडर थे, इनके इन्फेंट्री के ऑफिसर्स थे हिंदुस्तानी बहुत सारे, ये लोग फिर कहाँ गए? ये लोग गए महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज में। उन्होंने हायर किया जो सिंधिया के लश्कर से जो लोग निकले अंग्रेज़ों से हारने के बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, ये लोग जाकर के पंजाब गए। वहाँ पर इन्होंने अपना नया काम, नया वजीफ़ा इन्होंने स्वीकार किया महाराजा रणजीत सिंह से, और उनके लश्कर को बेहतर बनाने में इन मराठा कमांडरों का बहुत अहम रोल था। ख़ास करके तोपखाने में, बहुत से तोपखानों में, बहुत से लश्करों में हिंदुस्तान के मुसलमान होते थे गनर्स, क्योंकि उनमें कहते थे वो तजुर्बा था, मानते थे एक्चुअली, पता नहीं कितना उस पर एक्चुअल फैक्ट थी वो, लेकिन एक मानसिकता बन गई थी कि अगर तोपखाना अपना चलवाना है तो फिर मुसलमान गनर्स को लेकर के आइए। तो इसी तरह से फिर वो बहुत सारे लोग गए महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज में। पानीपत लेकिन एक अहम, एक हिस्टोरिकल एपिसोड के तौर पे आज तक याद किया जाता है, ख़ास करके दक्कन में। मराठे गए तो फिर अंग्रेज़ों का भी उत्थान होता है। मराठों के साथ क्या हुआ वो देखा और लोगों ने, उनमें हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, उनका नाम आता है। उनके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए पानीपत की इस बहुत दिलचस्प कहानी के बारे में।